स्वागत है। आज हम एक बिल्कुल नई गाड़ी पर बात करने वाले हैं, टाटा की कर्व। हाँ, ये मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में टाटा की नई एंट्री है और इसका स्टाइल वो कूपे एसयूवी वाला काफी अलग है। सही कहा। तो आज हम इसी पर गहराई से चर्चा करेंगे। हमारे पास ऑटोकार इंडिया के कुछ रिव्यूज हैं, वीडियो और लेख दोनों। बिल्कुल, और समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्रेटा, सेल्टॉस जैसी गाड़ियों के बीच कहाँ खड़ी होती है, इसका ये हटके डिजाइन कितना प्रैक्टिकल है और क्या ये उम्मीदों पर खरी उतरती है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं इसके डिजाइन से ही। यही तो इसकी सबसे बड़ी खासियत है। हाँ, ये जो पीछे ढलान वाली छत है, कूपे स्टाइल, ये इस सेगमेंट में कॉमन नहीं है। और क्या क्या है डिजाइन में खास? वो फ्लश डोर हैंडल्स देखे मैंने। हाँ, फ्लश हैंडल्स हैं, पीछे कनेक्टेड एलईडी लाइट्स हैं, आगे स्प्लिट हेडलैम्प्स और 18 इंच के एरो स्टाइल अलॉय व्हील्स भी हैं। काफी मॉडर्न लुक है। ग्लॉस ब्लैक एक्सेंट्स का भी काफी इस्तेमाल है ना? बिल्कुल। साइज की बात करें तो लंबाई और ऊंचाई लगभग क्रेटा जैसी है, पर चौड़ाई इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा बताई गई है। ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा है, 208 mm। हाँ, पर वो एक सवाल मन में आता है, कागज पर तो ठीक है, पर रोड पर क्या ये उतनी बड़ी लगती है? और वो व्हील आर्च पर ग्लॉसी प्लास्टिक। हाँ, वो कितना ड्यूरेबल होगा ये तो वक्त बताएगा। भारतीय सड़कों के हिसाब से थोड़ा सोचना पड़ता है। सही है। अच्छा, अंदर चलते हैं। इंटीरियर कैसा है इसका? अंदर का माहौल काफी प्रीमियम बनाने की कोशिश की गई है। बर्गंडी और ब्लैक का डुअल टोन थीम है। सीटों पर परफोरेटेड अपहोल्स्ट्री है। और मटेरियल क्वालिटी? डैशबोर्ड पर टेक्सचर्ड प्लास्टिक अच्छा लगता है, पर हाँ, कुछ जगहों पर ग्लॉस पैनल्स हैं, उन पर स्क्रैच आसानी से आ सकते हैं। लेदरेट अपहोल्स्ट्री और एम्बियंट लाइटिंग भी है। और आजकल सबसे जरूरी चीज, टेक्नोलॉजी, स्क्रीन्स वगैरह। हाँ, 2 स्क्रीन्स हैं, एक बड़ी 12.3 इंच की टच स्क्रीन सेंटर में और एक 10.25 इंच की डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले। अच्छा, ड्राइवर डिस्प्ले के बारे में कुछ सुना था मैंने कि थोड़ी अंदर की तरफ है। हाँ, थोड़ी सी अंदर धसी हुई है और कुछ लोगों को उसके फॉन्ट छोटे लग सकते हैं, लेकिन फीचर्स भरपूर हैं। वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, JBL का साउंड सिस्टम है। कितने स्पीकर वाला? 9 स्पीकर और एक सबवूफर। साथ में 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर और लेवल 2 ADAS भी है। ओह, ADAS भी। मतलब अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, ये सब होगा। हाँ, ये सारे फीचर्स हैं। और पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, एयर प्यूरिफायर, पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, लिस्ट लंबी है। ठीक है, फीचर्स तो काफी हैं। अब आते हैं आराम और प्रैक्टिकलिटी पर। आगे की सीटें कैसी हैं? कुशनिंग अच्छी है, आरामदायक है, पर हाँ, अगर कोई ज्यादा चौड़े कंधों वाला है तो शायद शोल्डर सपोर्ट थोड़ा कम लगे। और स्टीयरिंग एडजस्टमेंट? वो सिर्फ टिल्ट है, मतलब ऊपर नीचे होता है। रीच एडजस्टमेंट यानी आगे पीछे वाला वो नहीं है। ये एक कमी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। अच्छा, पीछे की सीट का क्या हाल है? ये कूपे स्टाइल में अक्सर पीछे जगह कम होती है। हाँ, और ये यहाँ एक अहम मुद्दा है। इसका व्हील बेस सेगमेंट में सबसे छोटा है। ओह, तो इसका असर दिखता है। बिल्कुल, हेडरूम थोड़ा कम है, खासकर जहाँ सनरूफ का मैकेनिज्म आता है ना, छत में उभार सा होता है, उसके नीचे। तो मतलब लंबे पैसेंजर्स के लिए दिक्कत? हाँ, अगर कोई 6 फीट या उससे ज्यादा लंबा है तो सिर टकरा सकता है। औसत कद वालों के लिए ठीक है। एक अच्छी बात यह है कि ईवी वर्जन के मुकाबले इसका फ्लोर थोड़ा नीचे है, तो बैठने की पोजीशन थोड़ी बेहतर है। पर फिर भी कुछ रिव्यूज में नी अप यानी घुटने ऊपर वाली पोजीशन का जिक्र है। अच्छा, और स्टोरेज स्पेस, प्रैक्टिकल चीजें जैसे कप होल्डर्स वगैरह? यहाँ एक थोड़ी अजीब कमी है, सेंटर कंसोल में कप होल्डर्स नहीं है। क्या? ये तो काफी बेसिक चीज है। हाँ, ये थोड़ा चौंकाता है। ग्लव बॉक्स ठीक ठाक बड़ा है, वायरलेस चार्जिंग पैड है, पर दरवाजों में बॉटल रखने की जगह थोड़ी छोटी और पीछे की तरफ है। USB पोर्ट्स की पोजीशन भी थोड़ी अटपटी सी है। लेकिन बूट स्पेस तो सुनाए काफी अच्छा है। हाँ, वो कमाल का है। 500 लीटर्स, सेगमेंट में शायद सबसे ज्यादा, और 40.60 स्प्लिट सीटें हैं, फुल साइज स्पेयर टायर है और कुछ वेरिएंट्स में पावर टेलगेट भी है। चलिए, बूट स्पेस में वो स्कोर कर लिया। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, इंजन और परफॉर्मेंस। चलने में कैसी है ये गाड़ी? इंजन के 3 ऑप्शन है। एक तो टाटा का जाना पहचाना 1.2 लीटर रेविट्रॉन टर्बो पेट्रोल जो 120 हॉर्स पावर देता है। ठीक है। दूसरा एक नया इंजन है 1.2 लीटर हाइपेरियन डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो पेट्रोल। ये 125 हॉर्स पावर और 225 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है। ओके, ये ज्यादा पावरफुल है। और तीसरा है 1.5 लीटर का डीजल इंजन, 118 हॉर्स पावर और 260 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। और गियर बॉक्स मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों है? हाँ, सभी इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल,
या फिर 7 स्पीड DCT यानी ड्यूअल क्लच ऑटोमेटिक का ऑप्शन है। हमने शायद वो नया वाला हाइपेरियन पेट्रोल मैनुअल चलाया था, है ना? कैसा लगा वो? हाँ, देखिए 3 सिलेंडर इंजन के हिसाब से काफी रिफाइंड है, चलाने में स्मूथ है, कम RPM पर भी ठीक ठाक खिंचाई है, पर ऐसा नहीं कि बहुत एक्साइटिंग हो। मतलब फन टू ड्राइव वाला फैक्टर थोड़ा कम। शुरुआत में पावर डिलीवरी थोड़ी फ्लैट सी लगती है, 0 से 100 करीब 12 सेकंड में। क्लच के बारे में मिली जुली राय है। एक जगह लिखा है कि थोड़ा तेज है, स्नैपी है, मतलब कम स्पीड पर थोड़ा ध्यान से छोड़ना पड़ता है। हाँ, वरना झटका लग सकता है। और दूसरी जगह उसे थोड़ा स्पंजी बताया गया है, तो शायद ये थोड़ा सब्जेक्टिव है या अलग-अलग यूनिट्स में फर्क हो सकता है। अच्छा, और डीजल DCT कैसा है? ऑटोमेटिक आजकल शहरों में काफी पॉपुलर है। डीजल DCT हाईवे पर अच्छा परफॉर्म करता है। तेज स्पीड पर गियरबॉक्स और इंजन का तालमेल अच्छा है, लेकिन शहर की ट्रैफिक में खासकर कम स्पीड पर, जैसे पहले से दूसरे गियर में जाते समय, थोड़ा सा झटका महसूस हो सकता है। ये DCT की आम दिक्कत होती है, कभी-कभी कम स्पीड पर। और डीजल इंजन की आवाज थोड़ी ज्यादा है, केबिन में सुनाई देती है, पर एक अच्छी बात यह है कि इसमें AdBlue डालने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि DCT गियरबॉक्स शायद हाइपेरियन पेट्रोल इंजन के साथ ज्यादा बेहतर काम करेगा। समझ गया। अब आते हैं राइड और हैंडलिंग पर। टाटा की गाड़ियां अपनी सॉलिड बिल्ड और राइड क्वालिटी के लिए जानी जाती हैं। हाँ, और कर्व में भी वो चीज है। राइड काफी मजबूत है, खराब सड़कों को आराम से झेल लेती है, हाईवे पर भी स्थिर रहती है। पर 18 इंच के पहिए हैं, तो गड्ढों का असर? हाँ, बड़े गड्ढों का थोड़ा सा असर कैबिन में महसूस होता है, बहुत ज्यादा नहीं पर होता है। और हैंडलिंग मोड़ों पर कैसी है? हैंडलिंग ठीक ठाक है, मतलब आसानी से मुड़ जाती है, परेशान नहीं करती। स्टीयरिंग व्हील बीच में थोड़ा सा अस्पष्ट लग सकता है, हाईवे पर वजनदार लगता है जो अच्छा है, पर कम स्पीड पर शायद थोड़ा भारी लगे कुछ लोगों को। और NVH मतलब नॉइज वाइब्रेशन वगैरह? यहाँ थोड़ी कमी महसूस होती है, रोड नॉइज ज्यादा है, टायर की आवाज केबिन में आती है। अच्छा, इंजन की आवाज भी? हाँ, तेज एक्सेलरेशन पर इंजन की आवाज भी आती है, और कुछ रिव्यूज में खराब सड़कों पर अंदर के पैनल्स से हल्की खड़खड़ाहट की आवाज का भी जिक्र है। ओके, सेफ्टी टाटा का इस पर काफी जोर रहता है। हाँ, कंपनी 5 स्टार ग्लोबल NCAP रेटिंग का लक्ष्य लेकर चल रही है। 6 एयरबैग्स, ESC, हिल होल्ड असिस्ट, ये सब स्टैंडर्ड है, और टॉप वेरिएंट्स में तो ADAS है ही। ठीक है, तो बातें सबसे जरूरी सवाल पर, कीमत और फैसला। कहाँ फिट होती है ये गाड़ी और किसे लेनी चाहिए? इसे टाटा ने नेक्सॉन और हैरियर के बीच में रखा है। मुकाबला सीधा क्रेटा, सेल्टॉस, ग्रैंड विटारा जैसी गाड़ियों से है। कीमत काफी कॉम्पिटिटिव रखने की कोशिश की गई है, करीब 10.5 लाख से शुरू होकर 19 लाख रुपए एक्स शोरूम तक जाती है। तो संक्षेप में क्या प्लस और माइनस पॉइंट्स हैं? प्लस पॉइंट्स में इसका अनोखा डिजाइन, फीचर्स की लंबी लिस्ट, मजबूत राइड क्वालिटी और बड़ा बूट स्पेस है। और कमियां? कमियों में पीछे की सीट में जगह की कमी, खासकर हेडरूम, पेट्रोल मैनुअल का थोड़ा सा फीका लो एंड परफॉर्मेंस, NVH लेवल्स थोड़े ज्यादा हैं, और इंटीरियर में कप होल्डर न होना जैसी छोटी छोटी प्रैक्टिकल कमियां। तो मतलब ये कोई गेम चेंजर नहीं है, पर एक अलग ऑप्शन जरूर है। हाँ, एक रिव्यूअर ने इसे नेक्सॉन प्लस या क्रेटा माइनस जैसा कहा। मतलब ये नेक्सॉन से बड़ी और ज्यादा प्रीमियम है, पर शायद क्रेटा जितनी ऑलराउंडर नहीं। फिर भी ये एक ताज़ा पेशकश है, खासकर उन लोगों के लिए जो स्टाइल को बहुत महत्व देते हैं। सही है, वो DCT और हाइपेरियन इंजन वाले वेरिएंट्स ज्यादा दिलचस्प लग रहे हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर टाटा कर्व, स्टाइल और फीचर्स से तो ध्यान खींचती है, पर प्रैक्टिकलिटी, खासकर पीछे की सीट के आराम के मामले में थोड़ा समझौता करती है। हाँ, और यहीं पर वो सवाल उठता है कि क्या इसका ये अलग दिखने वाला डिजाइन और कम्पिटिटिव कीमत इसे इन कमियों के बावजूद बाजार में टिका पाएगी? क्या लोग स्टाइल के लिए प्रैक्टिकलिटी को नजरअंदाज करेंगे, या फिर ये कमियां इसे सेगमेंट लीडर्स के लिए एक बड़ी चुनौती बनने से रोक देंगी? यही देखना दिलचस्प होगा आने वाले समय में।